नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। प्रैक्टिस सेट पेपर 3 में चलते हैं। पहला प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए में है राजस्थान, बी कह रहा है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी कह रहा है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना ये गुजरात में है, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 2 नंबर में कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ दिए हुए है रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण और साइकिल, और दूसरे तरफ दिया हुआ है कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा? रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? तो इसका हो जाएगा आपका भिलाई 3। उसी तरह मोटर वाहन आपका हो जाएगा जबलपुर। पोत निर्माण तो पोत कोच्चि में हो जाएगा, यानी कि 1, और साइकिल लुधियाना। हमारा क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। ए का 3, बी का 4। रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? तो भिलाई में। मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोच्चि और साइकिल लुधियाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि फसलों का अपवर्तन जरूरी होता है। ए में कि भिन्न प्रकार के फसल पाने के लिए, बी कह रहा है कि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, सी कह रहा है कि खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, डी कह रहा है कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो फसलों का अपवर्तन क्यों जरूरी होता है? तो विभिन्न प्रकार के फसल पाने के लिए। ये इसका ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए होता है। जैसे हर बार, जैसे एक बार गेहूँ रोपे हैं, फिर दोबारा उसमें दूसरा चीज़ रोपा जाता है रबी फसल में भी, कभी सरसों कभी कुछ और, इसलिए ताकि वो जमीन उपजाऊ बना रहे, पौष्टिकता उसकी बनी रहे, यानी क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर। 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ए में है 1971, बी है 1972, सी है 1973, डी में है 1 से अधिक। तो वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि भारत वर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। एक कह रहा है कि 81,000 प्रजाति तथा 47,000 प्रजाति वनस्पति का। बी में कह रहा है कि 70,000 प्रजाति जीवों का एवं 50,000 प्रजाति वनस्पतियों का। सी कह रहा है कि 50,000 प्रजाति जीवों का और 40,000 वनस्पतियों का। डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या इसमें हो जाएगा 5 का? तो इसका है एक, 81,000 प्रजाति जीवों का पाया जाता है और 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की पाई जाती है, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 6 नंबर कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। ए में है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी में है दक्षिण पश्चिम मानसून, सी में है पश्चिम विक्षोभ और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर दिया था। जैसे लौटते हुए तो मानसून से होता है तमिलनाडु तट पे वर्षा, लेकिन ये उत्तर पूर्वी से होता है। इधर से जब लौटता हुआ रहता तब तमिलनाडु तट पे वर्षा कराता है। तो यहाँ पे लौटते हुए होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब, न कि दक्षिण पश्चिम। 7 नंबर कह रहा है कि वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ए में कह रहा है केरल, बी कह रहा है उड़ीसा, सी कह रहा है राजस्थान, डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो वेम्बनाड झील कहाँ है? तो ये केरल में है, यानी 7 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है। ए में है शंख, बी में है उत्तरी कोयल, सी में है दक्षिणी कोयल, डी में है बराकर। तो गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग उप नदी है? तो इसका आंसर हो जाता है उत्तरी कोयल। इसको याद रख सकते हैं कि कोयल कोयल, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि उत्तरी कोयल हो गई या दक्षिणी कोयल हो जाएगा। तो इसको याद रखिए कि बिहार में कहाँ से आती है? तो उत्तर से आती है, हिमालय से नदियाँ बह के ज़्यादातर। ऐसे ही उत्तरी कोयल याद रखिएगा, उत्तरी कोयल ही इसका राइट आंसर। ये PYQ है कि कौन सा गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल। 9 कह रहा है कि भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ए में है कुला कंगारी, बी कह रहा है चोमो लहारी, सी कह रहा है पुनाखा, डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या हो जाएगा? भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो 9 का हो जाएगा आपका ए आंसर, कुला कंगारी। कुला कंगारी जो है भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। 10 नंबर कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ए में है 2.4%, बी कह रहा है 16.7%, सी कह रहा है कि 3.28%, डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो भारत का परसेंटेज कितना है क्षेत्रफल में? तो 2.4% है, जबकि इसका क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना नंबर पे है? 7वां। ये भी पूछता है कि इसका क्षेत्रफल है कितना टोटल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर।
ये 7वां स्थान पे है, 2.4% कैरी करता है, जो कि जनसंख्या में अब ऐसे 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा है, लेकिन वर्तमान में जो यूएनएससी जारी किया है उसके अनुसार पहला पे आ गया है। 2.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। 2 कह रहा है कि यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। 3 कह रहा है कि यह त्वरित न्याय देता है। 4 कह रहा है कि सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। 5 कह रहा है कि यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक में है 2 3 4 5, बी कह रहा है 1 2 3 4, सी कह रहा है कि 3 4 5 और डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी दिया है कि पहला है कि यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, लोक अदालत, लोगों की अदालत, तो ये सही है। दूसरा है कि यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, तो ये भी सही है। 3 कह रहा है कि यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। 4 कह रहा है कि सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, तो ये भी सही है। और 5 कह रहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये भी सही इसमें दिया है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, 1 2 3 4 सारा सही है। 12 पे चलते हैं। 12 कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह पहला में है कि वह अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है। बी कह रहा है कि संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। सी कह रहा है कि 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है। डी कह रहा है कि अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? जब संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति के पास आता है तो वह अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं, तो इसका डी हमारा राइट आंसर है। 30 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 2 कह रहा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। 3 कह रहा है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। पूछ रहा है कि 1 2 3 कौन सा सही है? केवल 1 और 2। सी कह रहा है केवल 1 और 3। डी कह रहा है केवल 2। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये तो सही है। उसके बाद दूसरा, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, उसी तरह आप उद्देशिका के लिए नहीं जा सकते हैं, यानी कि उद्देशिका और फिर डीपीएसपी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। दूसरा कह रहा था कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये सही है। उद्देशिका में वही सब बातों को रखा गया है जो आगे के संविधान में वर्णन किया गया है। थर्ड कह रहा है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों सही है, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 14 नंबर कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कारण? ए में यह एक समाजवादी देश है। बी कह रहा है कि यह अपने सभी नागरिकों के साथ अपने धार्मिक विश्वासों के लिए एक जैसा व्यवहार करता है। सी कह रहा है कि यह धार्मिक विश्वास और रिवाजों को हतोत्साहित करता है। डी कह रहा है कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि भारत जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा न देकर सबके लिए न्यूट्रल रहता है, तो यह हो जाएगा कि समाजवादी देश है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। बी कह रहा है कि अपने सभी नागरिकों के साथ अपने धार्मिक विश्वासों के लिए एक जैसा व्यवहार करता है, तो यानी ये सही हो जाएगा। क्या कहाँ धर्मनिरपेक्ष? जैसे 25 से 28 में जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट में भी इसका वर्णन किया गया है कि सभी लोग धर्म किसी भी बाध्य नहीं किया जा सकता है दूसरे धर्म को मानने के लिए, या फिर सबको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। सी कह रहा था कि यह धार्मिक विश्वास और रिवाजों को हतोत्साहित करता है, तो यह हतोत्साहित नहीं करता है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ये तो है, लेकिन इसका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है होने से, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। 50 नंबर कह रहा है कि निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? ए में कह रहा है कि उच्च स्तर की सुविधाएं। बी कह रहा है श्रम कानूनों में लचीलापन। सी कह रहा है कि करों को नहीं देना। डी कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विशेष आर्थिक जोन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, SEZ इसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसका क्या होता है कि उच्च स्तर की सुविधाएं रहती है वहाँ, फिर श्रम कानूनों में लचीलापन ये भी रहता है, कर को नहीं देना, कहीं कहीं टैक्स में फ्री भी रह जाता है, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वाले को बढ़ावा दिया जा सके, उद्योग वगैरह स्थापित करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। तो ये तीनों सही है, यानी नहीं पूछा था, यानी कि नन ऑफ द एबव हो जाएगा। 60 नंबर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि? ए में कह रहा है कि वे शहरी क्षेत्रों के लोगों के रूप में ज़्यादा आनंद नहीं लेते हैं। बी कह रहा है कि खाद्य पदार्थ महंगे हैं। सी कह रहा है कि लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं। डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक कैलोरी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वो लोग शारीरिक श्रम करते हैं, जबकि जो शहरी
शहरी क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो लोग मेंटली रूप से ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए उन लोग को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो जाएगा कि लोग शारीरिक श्रम करते हैं इसलिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। 17 कह रहा है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ए में है दादा भाई नौरोजी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी कह रहा है महात्मा गांधी, डी कह रहा है आर.सी. दत्त। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। किस पुस्तक में दिया था? तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या था इसका पुस्तक का नाम? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कब दिए थे? 1867 में दिए थे। ये 18 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ए में है सूर्यसेन, बी में है चंद्रशेखर आजाद, सी में है सरदार भगत सिंह, डी में है राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये बिस्मिल लिखे हैं लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा इसका आंसर, इसमें कोई भी नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 66वीं में बीपीएससी पूछा था तो उसमें ई ऑप्शन आंसर दिया था। इसमें बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। यहाँ पे हो जाएगा अजीमाबादी, अजीमाबादी, यानी कि इसमें डी भी नहीं होगा आंसर। बिस्मिल तो सही है लेकिन बिस्मिल अजीमाबादी है इसका राइट आंसर। इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर किसने किया था? तो भगत सिंह ने पॉपुलर किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसका किसी में इसमें हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव, कोई भी आंसर सही नहीं है। बिस्मिल अजीमाबादी। 19 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष में गठित हुई थी? ए में है 1920, बी है 1919, सी है 1918, डी में है एक से अधिक। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पे चलते हैं। बीस नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। दो कह रहा है कि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। तीन कह रहा है कि कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षर किए थे। चार कह रहा है कि शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। पाँच कह रहा है कि के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो ए में कह रहा है 1 4 5, बी कह रहा है 1 2 3, सी कह रहा है 1 3 4, डी कह रहा है 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला कह रहा था कि लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो ये तो सही है। दो कह रहा कि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, तो ये 48 घंटा तक नहीं चला था। ये कितना से कब तक चला था? तो ये 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ था और चला था आपका 17 सितंबर तक, यानी कि 4 दिन के आसपास चला था। तो यानी 48 घंटा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा था थर्ड नंबर की कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे, तो ये भी गलत है। कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को। फोर नंबर कह रहा है कि शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, तो ये सही है। पाँच कह रहा है कि के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 4 और 5, यानी ये हमारा राइट आंसर है, जबकि 2 3 गलत है। 2 2 2 इसमें भी है, यानी कि हमारा ए राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाले मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? ए में है पूना पैक्ट, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है असहयोग आंदोलन, डी में है गांधी इरविन समझौता। तो हिंदुओं के मध्य विवाद का मेन कारण क्या था? जो कम्युनल अवार्ड आया था, जिसके कारण क्या था कि जो दलित लोग थे उनको भी आरक्षण की बात की गई थी, वो पूना कम्युनल अवार्ड। तो इसके कारण फिर पूना पैक्ट होता है, और पूना पैक्ट होता है किनके बीच? गांधी और अम्बेडकर के बीच, यरबदा जेल में, गांधी वर्सेस अम्बेडकर। तो इसी में हिंदुओं के मध्य के विवाद को सुलझाया गया था। और क्या कहा गया था कि पृथक निर्वाचन के जगह पे उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई दलितों के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना समझौता। 22 कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों की बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? ए में है रॉलेट एक्ट, बी में है 1870 का सीडिशन एक्ट, सी कह रहा है हिंदू कोड बिल, और डी कह रहा है इल्वर्ट बिल। तो लोगों के बिन उचित कार्रवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी रॉलेट एक्ट में। ये पिछले सेट में भी डिस्कस किए थे, 2 सेट से आ रहा है, तीनों सेट में था रॉलेट एक्ट वाला प्रश्न। 23 कह रहा है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ?
ए में कह रहा जालियांवाला बाग त्रासदी का विरोध, बी कह रहा बंगाल के विभाजन के विरोध आंदोलन, सी कह रहा गांधी का चंपारण सत्याग्रह और डी कह रहा है रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान कब हुआ था? तो ये बंगाल का विभाजन के विरोध में हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में, करजन के समय। 24 कह रहा कि निम्न में से कौन कांग्रेस का अभी अध्यक्ष नहीं बने हैं, कभी नहीं बने हैं? तो ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है महात्मा गांधी। तो कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बने हैं, गोखले भी 1905 में बने हैं, महात्मा गांधी भी 24 में बने थे। जबकि ये लोग तिलक जो हैं, लाल बाल पाल, ये सब गरम दल के थे। गरम दल में मात्र एक ही व्यक्ति बने थे, लाला लाजपत राय। इसके अलावा और कोई भी नहीं बने थे, न बाल गंगाधर तिलक, न बिपिन चंद्र पाल, न अरबिंदो घोष। तो इसका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर है। ऐसे भी आप याद रखिए गरम दल का कभी भी कोई नेता नहीं बना था, ये बस एक ही बने हैं, लाला लाजपत राय 1920 के विशेष अधिवेशन में। 25 कह रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ पे एक औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज, बी कह रहा है कैंपवेल, सी कह रहा है हडसन, डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या हो जाएगा? ह्यूरोज बोला था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 26 कह रहा है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो वुड प्रेषण का संबंध किससे था? तो ये शिक्षा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ए में है द हिंदू, बी में है बंगाली, सी में है द महरता और डी में है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 28 कह रहा है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? ए में है पुर्तगाल और स्पेन, बी कह रहा फ्रांस एवं इंग्लैंड, सी कह रहा जर्मनी एवं इटली, डी कह रहा ऑल ऑफ द एबव। तो भौगोलिक खोज का प्रारंभ पुर्तगाल और स्पेन ने करवाया था। इसी में से स्पेन आपका यहाँ से आपका निकलता है कोलंबस और पुर्तगाल से आता है आपका वास्को डी गामा। कोलंबस आपका यूएसए का खोज करता है, अमेरिका का, और वास्को डी गामा आ जाता है आपका भारत। 29 कह रहा कि अरब यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ए में है देवराय वन, बी कह रहा कृष्णदेव राय वन, सी कह रहा देवराय दो और डी कह रहा कृष्ण राय द्वितीय। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हर बार पूछता है। अब्दुल रजाक या निकोला डिकांटी, बहुत सारा कहाँ कहाँ से किसके शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के काल में। 30 नंबर कह रहा कि तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ए में है निजामुद्दीन अहमद, बी कह रहा है अब्दुल हामिद लाहौरी, सी कह रहा है गुलबदन बेगम और डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तबकात अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका हो जाएगा आपका निजामुद्दीन अहमद, ए हमारा राइट आंसर है। 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही है? ए में है शाहजहां शेर शाह का पुत्र था, बी कह रहा है कि शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध लड़े थे, सी कह रहा है कि हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त हुए थे, डी कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सबको पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा हुई थी। उसके बाद इसमें देख सकते हैं जैसे इसका क्या है क्रम, बाबर, हुमायूं, भाज, शाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां शेर शाह का पुत्र था, तो शाहजहां शेर शाह का पुत्र नहीं था बल्कि जहांगीर का पुत्र था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो ये हो जाएगा जहांगीर का पुत्र था। उसी तरह शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध लड़े थे, तो ये भी गलत है। हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त हुआ था, तो ये भी गलत है। हुमायूं यहाँ पे है, औरंगजेब यहाँ पे है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है बहुत दूर दूर तक। तो ये हो जाएगा डी हमारा सही आंसर है। 32 कह रहा है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है कि वह मोरक्को से था, 2 कह रहा है कि वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, 3 कह रहा है कि उसने रेहला लिखा था। पूछ रहा कौन सा सही है? तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और ये सभी। तो पहला क्या था? इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का था, ठीक है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला लिखा था, उस पुस्तक का नाम रेहला था, तो ये भी सही है। नहीं क्या हो जाएगा? तीनों इसका सही है। मोरक्को से था, एमबीटी के काल में आया था और रेहला लिखा था। 33 कह रहा है कि जिल्ली लाह शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है अकबर,
सी में है बलबन और डी में है इल्तुतमिश। तो जिल्लिलाह शब्द का पहली बार प्रयोग किया था बलबन ने, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 34 कह रहा कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया। ए में है राजराज प्रथम, बी कह रहा है विद्यालय, सी कह रहा है प्रांतक प्रथम, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो द्रविड़ प्रदेश को सर्वप्रथम किसने विजित किया था, इसका हो जाएगा राजराज प्रथम। 35 कह रहा है कि प्रकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी। ए में है पतंजलि, बी में है सखुरनी, सी में है बररुचि, डी में है अमर सिंह। तो प्रकृत प्रकाश किसने लिखा था, तो ये बररुचि ने लिखा था। 36 कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे। ए में है राजनीतिक व्यवस्था, बी कह रहा है धर्म, सी कह रहा है प्रशासन, डी कह रहा है अर्थव्यवस्था। तो अशोक के जो प्रस्तर यानी पत्थर के जो स्तंभ थे वो किसके प्रतीक थे, तो ये प्रशासन के प्रतीक थे, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 37 कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था। ए में है अशोक, बी में है कौटिल्य, सी में है पाणिनि, डी में है कालिदास। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो ये अर्थशास्त्र कौटिल्य जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। इसमें यह भी पूछता है कि जैसे अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है, तो ये राजनीति सिद्धांत की पुस्तक है, राजनीति सिद्धांत। मौर्य काल में क्या क्या विधि व्यवस्था था उसी के बारे में बताया गया है इसमें। 38 कह रहा है कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है। ए में है एंटीगोनस, बी में है एंटियोकस, सी में है सेंड्रोकोटस और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, किस नाम से वर्णन था, तो सेंड्रोकोटस कहा गया है इसको यूनानी साहित्य में, यानी कि हमारा सी राइट आंसर है। 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ए में है 12 अंग, बी में है 12 उपांग, सी में है 14 पूर्व और डी में है 14 उपपूर्व। तो जैन ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक क्या है, पूर्वकालिक, तो 14 पूर्व है, यानी कि सी सही आंसर है। 40 कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है। ए में है नागपुर, बी में है बल्लभी, सी में है विक्रमशिला, डी में है नालंदा। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या क्या था, तो नालंदा है, विक्रमशिला है और बल्लभी है गुजरात में, ये दोनों बिहार में है, जबकि नागपुर नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ए में है वैशाली में, बी में है राजगृह में, सी में है कपिल वस्तु, डी में है लुम्बिनी। ये बुद्ध से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ये सबसे प्रश्न हमेशा पूछता है। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। ये पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति, तो बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, सबसे ज़्यादा उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती और मृत्यु अगर पूछेगा तो कुशीनगर। 42 कह रहा है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या है। ए में है 4, बी में है 5, सी में है 2 और डी में है 6। तो कितने पुरुषार्थ की चर्चा की गई है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, तो 4। इसमें एक तरफ सूचीबद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2, इससे मिलान करना है। पूछ रहा है कालीबंगा, सुरकोटदा, सी में है कोटदीजी और डी में है बनावली। तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगा आपका, राजस्थान, यानी ए का 3 हो जाएगा। 3 किस में है, इससे भी काट सकते हैं, तो ये दोनों तो कट गया, 3 नहीं है। अब ये दोनों में देखना है, तो सी का 2 दिया हुआ कॉमन, तो ऐसे भी करके बना सकते हैं आप छाँट छाँट कर। तो सी का 2 हो जाएगा, यानी कि कोटदीजी कहाँ है, तो आपका सिंध में है, बनावली हरियाणा में है, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे खुद ही 1 हो जाएगा, यानी सुटकोटदा हो जाएगा आपका भुज यानी कच्छ में, कालीबंगा राजस्थान, कोटदीजी आपका हो जाएगा सिंध और बनावली हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 44 में भी एक तरफ सिंधु स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान है। पहला में है लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी और कालीबंगा। तो कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान, ये तो शायद ऊपर भी था, हाँ ऊपर भी था। तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में है, तो डी का 1 हो जाएगा, सिर्फ इसी ऑप्शन में है डी का 1, यानी कि ए का 4, बी का 3 और सी का 2। यानी लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, रोपड़ आपका हो जाएगा पंजाब में, राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान, यानी हमारा राइट आंसर बी है। 45 कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। ए में समुद्रगुप्त का ईरन पाषाण अभिलेख, बी कह रहा है बुद्धगुप्त का ईरन स्तंभ अभिलेख, सी कह रहा है भानुगुप्त का ईरन स्तंभ अभिलेख और डी कह रहा है तुर्मान का ईरन बराह अभिलेख। तो क्या हो जाएगा, विधवा दहन का सबसे पहले वर्णन किसमें मिला है, तो ये भानुगुप्त का ईरन अभिलेख में मिला है सबसे पहली बार वर्णन। 46 कह रहा है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। 2 कह रहा है कि चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। 3 कह रहा है कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। पूछ रहा कौन सा सही है।
ए में है केवल 3, बी कह रहा है 1 और 2, सी कह रहा है 1 और 3, डी में कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या होगा? पहला है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो ये सही है, सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। जैसे जब बिहार का मैप देखिएगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो साउथ में ही खनिज भंडार पाया जाता है, छोटानागपुर के पठार के नज़दीकता के कारण। तो ये जब यहाँ पे रोहतास है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा आपका पाइराइट। चूना पत्थर पूछ रहा है, तो यहाँ पे कैमूर है, कैमूर, मुंगेर और रोहतास, यहीं पे चूना पत्थर पाया जाता है बिंद के नज़दीकी के कारण। यहीं पे एमपी में बिंद का चट्टान पड़ता है, तो वहीं से आगे आता है। तो ये भी सही है कि चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार मिले हैं, ये तो करेंट में भी बहुत चर्चा में रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो ये तो किसी ऑप्शन में नहीं था, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा कि 1 और 2 भी सही है और 3 भी सही है, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 47 कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? ए में है नवादा, बी में है गया, सी में है पटना, डी में है मुजफ्फरपुर। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो ये नवादा में है। 48 कह रहा है कि कोसी नदी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ए में है 300 मीटर, बी कह रहा है 150 मीटर, सी कह रहा है 30 मीटर, डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो ये 30 मीटर, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 49 कह रहा है कि ए और आर बताना है कि कौन सा सही है। तो दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा विकसित है, ये तो सही बात है, क्योंकि ऊपर हमेशा बाढ़ के कारण ज़्यादा हो जाता है, जबकि नीचे खनिज उद्योग वगैरह स्थापित हुआ है। रीजन कह रहा है कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा कि दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा विकसित है, तथा इसका मेन रीजन है कि उद्योगों का विकास हुआ है। तो यानी ए और दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। 50 कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है? ए में है मधुबनी, बी में है सुपौल, सी में है सीतामढ़ी और डी में है गोपालगंज। तो इससे सीमा साझा कौन नहीं करेगा? तो गोपालगंज। गोपालगंज किससे करता है? ये यूपी से करता है, यहाँ पे गोपालगंज है। यहाँ से आपका कौन कौन सा करेगा ऊपर से? तो ये आ जाता है आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उधर आ जाएगा आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 जिला शेयर करता है नेपाल से बॉर्डर। मधुबनी, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी ये सब करता है, जबकि गोपालगंज नहीं करता, ये यूपी के बॉर्डर पे है, इधर है। 51 कह रहा है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा गलत है? ए कह रहा है कि योजना का वार्षिक व्यय 7221 करोड़ प्रस्तावित है। 2, बी कह रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन। सी कह रहा है कि जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। डी कह रहा है कि कन्या शिशु के जन्म के समय उनके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 66 बीपीएससी का रिपीट है। इसमें क्या किया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो ये वार्षिक व्यय उस समय प्रस्तावित 7221 करोड़ था, तो ये तो सही था। 2 कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और समाज कल्याण तीनों विभाग मिलकर इस योजना का संचालन करता है, ये भी सही था। सी कह रहा था कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। 60,000 नहीं था, इससे थोड़ा सा कम राशि है, 54,000 कुछ था, तो यानी ये गलत हो जाएगा। डी कह रहा था कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 मिलता है, तो ये भी सही है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा कि गलत कौन पूछा था। 52 कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ए में है उद्योग, बी में है कृषि, सी में है प्राकृतिक संसाधन, डी में है खनिज। तो वर्तमान में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है, क्योंकि यहाँ से 70% जनसंख्या कृषि पे ही निर्भर करती है, इसीलिए कृषि हो जाएगा। पर 53 कह रहा है कि लोच का आयाम स्थिरांक है। ए में है ML T इनवर्स, बी में है ML इनवर्स T इनवर्स टू और सी में है ML2 T इनवर्स और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे लोच वर्ड लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लोच का मतलब होता है आपका प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? डायमेंशन। तो क्या हो जाएगा इसका? आयाम। तो फोर्स का हो जाता है आपका एम एल टी इनवर्स टीन, यानी एफ बराबर मास और एफ बराबर एम ए होता है, तो एम से हो जाएगा आपका मास और एल टी इनवर्स हो जाएगा एक्सेलरेशन का, LT इनवर्स 2। और नीचे है एरिया, तो एरिया का क्या हो जाता है? एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कट गया और एक एल बच गया, तो क्या हो जाएगा इसका? एक एम रह गया और एक एल ऊपर आएगा, तो एल इनवर्स हो जाएगा और टी इनवर्स 2, यानी ML इनवर्स T इनवर्स 2 कौन सा ऑप्शन में है? यानी किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ML इनवर्स T इनवर्स 2। 54 पे चलते हैं।
इसमें कह रहा है कि जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है। ए में है कि मांसपेशियों की ऊर्जा, बी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा, सी कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, रबर बैंड को खींचने पर इसमें स्थितिज ऊर्जा संचय रहती है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 55 कह रहा है कि उत्प्लावन बल को इस नाम से भी जाना जाता है। ए में है तनाव, बी में है दबाव बल, सी में है जोर बल, डी में है नन ऑफ द एबव। तो उत्प्लावन बल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा डी। इसे कहा जाता है, इसका नाम है बुयेंसी फोर्स कहा जाता है इसको। किसने दिया था उत्प्लावन बल का सिद्धांत, तो ये आइंस्टीन ने दिए थे। आइंस्टीन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पे चलते हैं। 56 कह रहा है कि यांत्रिक तरंगों में स्थानांतरण होता है, तो ऊर्जा का, द्रव्य का, आवृत्ति का और नन ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें यांत्रिक तरंग क्या होता है, यांत्रिक तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यांत्रिक ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। 57 कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है। ए में है आवृत्ति, बी में है तरंग दैर्घ्य, सी में है फेज और डी में है एक प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव नहीं होना चाहिए था, नन ऑफ द एबव होना चाहिए था। पूछा था कि कौन सा गुण बदलता है, तो एक भी नहीं बदलता है, ना तो आवृत्ति बदलता है, ना फेज, ना तरंग दैर्घ्य, यानी डी हमारा आंसर है कि नन ऑफ द एबव। 58 कह रहा है कि m किलोग्राम द्रव्यमान और ई कूलाम आवेश वाला एक इलेक्ट्रॉन भी वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगी। ए में कह रहा है ई भी, बी में कह रहा है ई भी बाई एम, सी कह रहा है ई बाई भी और डी कह रहा है एम ई भी। तो इसका क्या हो जाता है, अगर आवेश को आप ए मान लेंगे और कूलाम का हो जाएगा विभवांतर का भी, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा बराबर ई बराबर होता है ई भी, बड़ी ई बराबर हो जाएगा छोटी ई इंटू भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऊर्जा बराबर हो जाएगा कूलाम इंटू विभवांतर, यानी कि हमारा ए आंसर राइट आंसर है। 59 कह रहा है कि स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रामण जो पृथक्करण की ओर जाता है। ए में है पूर्व पृथक्करण, बी में है पृथक्करण, सी में है प्रकाशीय पृथक्करण और डी में है उपर्युक्त में से ऐसे अधिक। तो स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण को क्या कहा जाता है, पूर्व पृथक्करण, यानी ए हमारा राइट आंसर है। 60 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। ए में कि आसानी से बढ़ने की क्षमता, बी में है कि अणु बारीकी से पैक किए गए, सी में है निश्चित आकार, डी में ऑल ऑफ द एबव। तो इसकी विशेषता नहीं है, तो ये बहता नहीं है, ये तो लिक्विड का है, इसमें सॉलिड का पूछा था। तो अणु बारीकी से पैक किए हुए रहते हैं, ये भी सही था, और इसका सॉलिड आकार भी होता है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है कि विशेषता नहीं है। 61 कह रहा है कि इनमें से कौन सा रजत लवण यानी फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ए में है AgCl, बी में है AgNO3, सी में है SiO2, डी में है CaCO3। तो फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो AgCl, यानी ए हमारा राइट आंसर है। 62 कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की परसेंटेज होती है। तो जैसे टोटल कितना होता है 24 कैरेट, तो 18 में कितना हो जाएगा, इसको काउंट कर सकते हैं, 6 18 और 6 24, 25 4 100, यानी कि 25 या 75%, यानी ये इसका हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्योंकि, ए कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, बी कह रहा है कि इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है, सी कह रहा है कि यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है, डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला तो कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, ये भी सही है, बी कह रहा है कि इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है, ये भी सही है, सी कह रहा है कि यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है, ये भी सही है, यानी कि इसका सारा राइट आंसर है। 64 कह रहा है कि अमलगम किस धातु का अयस्क है। ए में है चांदी, बी में है पारा, सी में है सीसा, डी में है एल्युमिनियम। तो अमलगम किसका अयस्क हो जाएगा, तो ये पारा का अयस्क है। 65 कह रहा है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। ए में है हाइड्रोजन का लाभ, बी कह रहा है कि ऑक्सीजन की हानि, सी कह रहा है इलेक्ट्रॉन का लाभ, डी कह रहा है इलेक्ट्रॉन की हानि। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन माइनस होता है, तो ऑक्सीजन की हानि, तो ये तो गलत है, ऑक्सीजन का लाभ होता है जबकि हाइड्रोजन का हानि होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का जब लाभ होता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होता है, तभी ऑक्सीजन का लाभ होता है। इलेक्ट्रॉन का लाभ गलत हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
66 कह रहा है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है। ए में है सैपोनिफिकेशन, बी में है कैल्सिफिकेशन, सी में है हाइड्रोक्सिलेशन और डी में है मिथिलेशन। ये तो सिंपल था कि साबुन है तो सॉप हो जाता था, सॉप का क्या होगा सैपोनिफिकेशन। 67 कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, तो इसे किसके कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, तो ये तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। 68 कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 69 कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, इसका हो जाएगा ए में है अनुकूलन, बी में है सहभागिता, सी में है उत्परिवर्तन और डी में है बहुगुण सूत्रता। अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है उत्परिवर्तन, यानी कि इसका हो जाएगा आपका सी। 70 नंबर कह रहा है कि किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है। ए में है कि इकाइनोडर्मेटा, बी में है आर्थ्रोपोडा, सी में है प्लेटी हेलमिंथिस और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो कह रहा है कि फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है, तो कौन सा करती है, तो इसका हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस जो है वो फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है। 71 कह रहा है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। ए में है पूरे शरीर पर, बी में है पंखों पर, सी में है पूंछ के आधार भाग पर, डी कह रहा है पैरों के नज़दीक। तो तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होता है, तो ये हो जाता है पूंछ के आधार भाग पर, यानी सी इसका राइट आंसर है। 72 कह रहा है कि रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा है। ए में है यूकेलिप्टस, बी में है सिंकोना, सी में है मॉलवरी और डी में है मकई। तो ये रेशम से संबंधित हो जाएगा मॉलवरी, इसी का बनता है तस्तर वगैरह का जो कुर्ता वगैरह बनता है कपड़ा, तो ये मॉलवरी का ही बनता है। 73 कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। ए में है सेरिब्रम में, बी में है सेरिबेलम में, सी है स्पाइनल कोड में और डी कह रहा है स्नायु कोशिकाएं में। तो इसका क्या हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो ये स्पाइनल कोड करता है। 74 कह रहा है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। ए में है स्टोमक, बी में है पैनक्रियाज, सी में है किडनी और डी में है लीवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लीवर करता है, जो विषाणु यानी विषाक्त पदार्थों का अवशोषण कर लेता है पाचित भोजन में से। 75 कह रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सिंपल था कि C6H12O6। C12H12 कह रहा है किसका है, तो ये शुगर का है, चीनी का। ग्लूकोज का हो गया C6H12O6। 76 पे चलते हैं। 76 कह रहा है कि निम्नलिखित जैव रासायनिक विधि का उपयोग करने के पोषण मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। ए में है मूत्रीय आयोडीन, बी में है हीमोग्लोबिन का आकलन, सी में है रक्तचाप और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्लड प्रेशर यानी जो रक्तचाप है, इसका प्रयोग पोषण मूल्यांकन में नहीं होता, ये तो ब्लड प्रेशर जांचने में होता है, यानी कि रासायनिक विधि का उपयोग पोषण मूल्यांकन में नहीं किया जाता है। 77 कह रहा है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए कह रहा है कि मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, बी कह रहा है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, सी कह रहा है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबव। इसका क्या हो जाएगा मांसपेशियां जोड़ में काम करती है, तो ये सही है। बी कह रहा है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, तो ये गलत है, केवल हड्डी को ही धक्का नहीं दे सकती है। ऐसे बर्ड केवल बर्ड या हमेशा ये सब एक्सट्रीम बर्ड थोड़ा सा होता है, इस कारण भी इसको छांट सकते हैं, यानी कि सी इसका सही आंसर है। 78 कह रहा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। ए में है प्रोटीन, बी में है वसा, सी में है अम्ल, डी में है क्षार। तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। 79 कह रहा है कि NSAID दर्द निवारकों में की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। ए में है इम्यून, बी में है इंडिया, सी में है इन्फ्लेमेटरी और डी में है इंटेस्टाइन। तो आई का मतलब क्या होगा NSAID में, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी इन्फ्लेमेटरी इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। 80 कह रहा है कि मियादी बुखार या टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। ए में है फेफड़ा, बी में है तिल्ली, सी में है लीवर यानी यकृत और डी में है आंत। तो मियादी टाइफाइड में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होता है, तो इसमें आंत होता है प्रभावित। 81 कह रहा है कि परिदल किस कुल के पुष्पों में पाए जाते हैं।
ए में है फैवेसी, बी में है सोलेंसी, सी में है लिलिएसी, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या हो जाएगा, ये लिलिएसी कुल का पौधा है। परिदल किस परिदल जो होता है, यानी इसका सी हमारा राइट आंसर है। 82 कह रहा है कि जलीय वनस्पति कौन सी है। ए में है सूर्यमुखी, बी में है कैस्यूरिना, सी में है कैक्टस, डी में है कमल। तो जलीय वनस्पति का मतलब है जो जल में होता है, यानी कि कमल हमेशा जल में होता है, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83 कह रहा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करता है, यानी किस कलर के तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करता है। ए में हरे और नीले, बी में हरे और लाल, सी में है लाल और नीले, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये लाल और नीले का प्रकाश का करता है तरंगदैर्घ्य का अवशोषण क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में, यानी कि हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 84 कह रहा है कि मानव प्रजनन से संबंधित अंगों और उनके कार्यों के संबंध में कौन सा बेमेल है, यानी गलत है। ए में है कि अधिवृक्क यानी गोनेडोट्रोपोटिन का स्राव करती है, बी कह रहा है कि पौरुष ग्रंथि वीर्य के लिए द्रव प्रदान करती है, सी कह रहा है कि डिप वाहिनी निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है, डी कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा यानी भ्रूण के लिए एक छेद। तो ये यानी कि डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है। इसका क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा ए, यानी ये हमारा सही आंसर है। 85 कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर है, 17वीं में पूछा था या 69 में पूछा था। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तरफ दिया हुआ कपड़ा और पूछ रहा है कि किससे इसका उत्पत्ति हुई थी। लिनन जटा यानी क्वायर मोहायर, इसका हो जाएगा डाउन। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका सी है कि 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। लेनन हो जाएगा यानी सन का पौधा, बी हो जाएगा जूटा यानी क्वायर जो होता है वो नारियल का पौधा होता है, मोहायर यानी अंगोरा बकरी से मिलती है, और डाउन बत्तख और गिज के पंख होते हैं। इसको इस बार देख सकते हैं, इसका हो जाएगा 2 1 4 और 3। 86 नंबर कह रहा है कि फंगाई में यानी भोज खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में और डीकरस सुक्रोज के रूप में। तो फंगाई में किस रूप में पदार्थ संग्रहित रहता है, तो ये रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। 87 यहाँ से अब करेंट आ गया कि 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम में भारत के किन प्रमुख पर्वतारोहण संस्थाओं के प्रशिक्षण शामिल थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, 87 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि ये सब एक बार इसका आंसर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ये पुराना करेंट है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है हमें। तो इसमें है कि जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान HMI NIM और JIM एंड WS। इसको प्रश्न को एक बार आप देख सकते हैं, जैसे कि 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम में भारत के किन प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान को प्रशिक्षण शामिल थे। इसमें था कि जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, JIM एंड WS, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। 88 कह रहा था कि भारत द्वारा हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है। ए में है तेजसी, बी में है विक्रांति, सी में है ई हंसा और डी में है गगनयानी। तो ये अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम था ई हंसा, यानी कि इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 28 मई 2025 को स्वीकृत रेलवे परियोजनाओं किन राज्यों से होकर गुजरती है। ए में है गुजरात और महाराष्ट्र, बी में है राजस्थान और MP, सी कह रहा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, डी कह रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका है MP और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। 90 नंबर कह रहा है कि भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क AI प्रशिक्षण देने की पहल में प्राथमिकता किसे दी जाएगी। ए में है शहरी छात्रों को, बी में है सरकारी कर्मचारियों को, सी कह रहा है ग्राम स्तरीय उद्यमियों को और डी कह रहा है वरिष्ठ नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्राम स्तरीय उद्यमियों को इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। 10 लाख नागरिक को निःशुल्क देना है उसमें। 91 कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है। ए में है डिब्रूगढ़, बी में है जोरहाट, सी में है सोनापुर गुवाहाटी के पास और डी में है सिलचर। तो एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया आपका सोनापुर गुवाहाटी के पास। 92 कह रहा है कि केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। ए में है कि राज्य के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, बी कह रहा है कि प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में शामिल करना, सी कह रहा है कि केरल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, डी कह रहा है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास उपलब्ध कराना। तो ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है कि प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में शामिल करना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
93 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित संशोधित शक्ति नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है कोयला उत्पादन में वृद्धि करना, बी कह रहा है कि थर्मल पावर उत्पादकों के लिए कोयला लीकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, सी कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, डी कह रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो शक्ति पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था कि थर्मल पावर उत्पादकों को कोयला लीकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 94 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा प्रदान किया है। तो ये पहला सेट में भी था, ये 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है डॉक्टर समीर बी कामत का। 95 कह रहा था कि मेघालय के जोवाई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक यानी कि बेहदिन खलम महोत्सव मनाया गया। ए में है खासी, बी में है गारो, सी में है पनार और डी में है जयंतिया। तो बेहदिन अखलम महोत्सव मनाया गया था किस आदिवासी समुदाय द्वारा, तो ये पनार द्वारा मनाया गया था, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। 96 कह रहा था कि M23 विद्रोह समूह और कांगो सरकार के बीच सिद्धांत घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल पर समझौता किस शहर में हुआ। ए में था किन्शासा कांगो, बी में है दोहा कतर, सी में है नैरोबी केनिया और डी में है पेरिस फ्रांस। तो ये कहाँ हुआ था इसका समझौता, तो ये दोहा कतर में हुआ था। 97 कह रहा था कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी बैठक कहाँ प्रस्तावित है। ए में है सिंगापुर, बी में है बुसान दक्षिण कोरिया, सी में है ग्यांगजू दक्षिण कोरिया, डी में है हांगकांग। तो ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित है ग्योंगजू में। 98 कह रहा है कि अप्रैल 2025 में पटना के पास किस स्थान पर एक लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है जिसका उद्देश्य राज्य के निर्यात और व्यापार को सुगम बनाना है। ए में है बिहटा, बी में है फतुहा, सी में है दानापुर, डी में है मनेर। तो लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना फतुहा में किया गया है। 99 कह रहा है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने किस जिले में राज्य के पहले फार्मा और सर्जिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। ए में है पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी में है गया, डी में है भागलपुर। तो ये कहाँ मुजफ्फरपुर में बना है, बियाडा ने फार्मा और सर्जिकल पार्क की स्थापना मुजफ्फरपुर में किया है। 100 है, लास्ट है। इसमें कह रहा है कि 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया है। एक कह रहा है गंगा किनारे जैविक कॉरिडोर का विस्तार, बी कह रहा है शहरी वानिकी मिशन, सी कह रहा है कि राज्य आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, डी कह रहा है नदियों को जोड़ने की योजना। तो इसका क्या योजना इस समय शुरू किया गया था 5 जून 2025 को, तो ये शहरी वानिकी मिशन की शुरुआत हुई थी बिहार सरकार द्वारा। ये हो गया कंप्लीट तीसरा नंबर सेट जिसका यहाँ पे आंसर है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ISPCS सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है। ये हो जाएगा ISPCS सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।